हेलो बच्चों, और मेरे ख्याल में मेरे जो वीडियो हैं आपके लिए बूस्टर डोज साबित हो रहे होंगे। और ऐसा ही एक टॉपिक मैं आज फिर लेकर आया हूँ जिसके बहुत सारी क्वेश्चंस आपको मिलेंगी पुराने पेपर्स में आई हुई और हर प्रैक्टिस किताब में, और शायद उनके आप आंसर रटते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आज का टॉपिक होने के बाद आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे और इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप क्रैक कर डालेंगे। मैं बताना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि जीओसी से एक मैंने पार्ट लिया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मैं इसको गॉड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलता हूँ। और इसमें अपन जब रेजोनेंस पढ़ते हैं तो बहुत बार मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को मिलती है, और मैं आइडिया से आंसर जब निकालता हूँ तो कई बार मैं गलत भी हो जाता हूँ। तो ऐसा समझें कि आज के बाद ये समस्याएं मिटने वाली है तुम्हारी। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैंने, उन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट क्या है कि देखिए, जब आपको खूब सारे फॉर्मूले मिलते हैं या किसी एक मॉलिक्यूल के खूब सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं और उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करनी हो, तो मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट उसी स्टेप्स में अप्लाई करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, रेंडमली अप्लाई नहीं करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पहले नंबर पे ही लगाना है, आप उसको थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी दे डालेंगे या पीछे ले जाएंगे तो आपके आंसर गलत होने लगेंगे। पहला पॉइंट पहले नंबर पे। पहला पॉइंट पता है मेरा क्या है कि जिस किसी स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा हैं, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। जैसी दिमाग इधर उधर लगाओगे, दूसरे तीसरे पॉइंट पे लगाओगे, आंसर गलत होने लगेंगे। मैंने अपना पॉइंट बोला है पहला कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और मैं हर पॉइंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट में देखो क्या हुआ कि मुझे मान लीजिए ये दो स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं जाने कितनी बार आ चुके हैं, और इसका ये अगला स्ट्रक्चर मुझे ये मिल गया, ये लो, और मैं इनको ए और बी नंबर दे रहा हूं। आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। मैं बोल सकता हूँ ये एसाइलियम आयन है जो हमारी FCR मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बार बार बनता है, और हमारी 11th और 12th की बुक में कई जगह लिखा हुआ है, इसलिए एग्जामिनर इस प्रॉब्लम को देता है। अब बच्चा कहेगा वहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है, तरह तरह की बातें करेगा, आंसर गलत हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ सबसे पहला पॉइंट है मेरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब आप खुद देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, ये मेरा आंसर है, ख़त्म। ये मेरा आंसर, पाई बॉन्ड काउंट करके आंसर देते हैं। मुझे दूसरा एग्जाम्पल मिला, मान लो मैंने ऐसे ही मर्जी से ब्यूटा 1,3 डाइन लिखा और इसके साथ मैंने इसकी कंपेरिजन कर ली। मान लो ये लो, मैंने इसको ए और इसको बी मान लिया। मैं फिर बोलूँगा इसमें दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये लो, स्टेबिलिटी एक ही ज़्यादा है। कभी गलती नहीं होगी बच्चों। सबसे पहला पॉइंट हो गया है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि मान लीजिए पाई बॉन्ड टाई हो गया, बराबर आ गए, उस समय आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या जो न्यूट्रल स्पीसीज दी हुई है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था, ध्यान रहे। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, और उसमें मैं एग्जाम्पल क्या लेता हूं, मान लीजिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा और इसी का एक रिप्रेजेंटेशन मैंने ये लिख दिया। नो डाउट सेकंड फॉर्मूला भी मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, प्लस जितना उतना ही माइनस है, लेकिन आप देखें इसमें एक पाई बॉन्ड, उसमें एक पाई बॉन्ड, लेकिन ये न्यूट्रल, उसमें चार्ज पड़े हैं। दैट्स वाई पहले की स्टेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा है। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। देखिए फर्स्ट टाई हुआ तो सेकेंड लगाया, अब सेकेंड टाई होगा तो मैं थर्ड पे जाऊँगा। मैं अब थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि मान लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ गए और चार्ज वाला फंडा भी नहीं आ रहा, तो अब मैं थर्ड पॉइंट में बोलूंगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल बताना है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। मतलब जहाँ EN ज़्यादा वहाँ माइनस आ रहा है तो कह दो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ EN कम है वहाँ प्लस आ रहा है तो कह दो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका उल्टा पॉइंट बनते कह दो स्टेबिलिटी कम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए मुझे एक फॉर्मूला ये मिलता है
और इसकी कंपैरिजन मैंने रेजोनेंस करवाया इसमें, और इसकी कंपैरिजन मुझे इससे मिल गई मान लो। अब समझना सारी बात। पहला पॉइंट पहले नंबर पे एक पाई बॉन्ड टाई हो गया। न्यूट्रल ना तो ये है और ना ये, सेकंड पॉइंट लगा ही नहीं। अब थर्ड पॉइंट क्या था, मैं दोबारा बोलता हूं। आप खुद देखें, इस फॉर्मूले में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और इस फॉर्मूले में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, जिसकी एन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, दैट्स वाई मेरा बी फॉर्मूला मोर स्टेबल है। कितना आसान है, लेकिन इसी सीक्वेंस में पॉइंट अप्लाई करना है। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए मुझे डाईइज़ोमीथेन मिला और उसको इस फॉर्म में लिख दिया गया और मैंने इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दिया। ये लो, समझना, फिर बोल रहा हूं समझना। और अब आप देखो, इसमें दो पाई बॉन्ड, इसमें दो पाई बॉन्ड से मामला नहीं बना। ना ये न्यूट्रल या ना ये न्यूट्रल, दूसरा पॉइंट भी गया काम से। अब तीसरा पॉइंट काम कर रहा है अपना। इसमें देखो कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, दोनों में कॉमन चल रहा है तो ये डिफरेंस लाएगा नहीं। इसमें कार्बन पे नेगेटिव है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, मोर ईएन वाले पे नेगेटिव इसमें है, देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं फिर बोलूँगा कि बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा है। मेरे ख्याल में शायद सोच रहे होंगे कितनी आसान बात है, लेकिन मैं फिर बोल दूँ, इसी स्टेप को फॉलो करना है, मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, अपने आप आंसर आने लगेंगे। 3 पॉइंट हो गए, मैं फोर्थ पॉइंट पे जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट जो होगा ना, उसमें क्या होगा कि मान लो 3 पॉइंट जब टाई हो जाएंगे तभी तो मैं फोर्थ पॉइंट पे जाऊँगा। मतलब फर्स्ट टाई होने पे सेकंड टाई होने पे थर्ड मतलब पहले वाले तीनों टाई हो गए तो फोर्थ पॉइंट पे जाना है। इस पॉइंट में क्या होगा कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो जितने क्लोज होंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा, और सिमिलर चार्ज जितने डिस्टेंस पे होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर बोल रहा हूँ, अपोजिट चार्जेस जितने पास स्टेबिलिटी ज़्यादा, सिमिलर चार्ज जितने डिस्टेंस पे होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। लेकिन चौथा पॉइंट कब अप्लाई करना है, जब फर्स्ट 3 पॉइंट टाई हो गए हों। मैं आगे से हटता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चौथे पॉइंट के लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। और देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ और समझना उन चीज़ों को। बहुत सारी बातें हैं या बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें रेजोनेंस होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट किए, समझना है। ये लो, मैंने फिनॉल बनाना स्टार्ट कर दिया, ये लो। और फिनॉल के जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया भाई। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, डबल डबल, फिर कहूंगा आगे से आगे रेजोनेंस होगा और मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गया। फिर अगला स्ट्रक्चर बना दिया अभी मैंने, तो मुझे यहाँ नेगेटिव, डबल डबल, बाहर डबल, पॉजिटिव, और फिर रेजोनेंस होगा तो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया। ये लो, अब समझना सारी बात। मान लीजिए अपन ने इनको ये नंबरिंग दे दिया, ये लो नंबरिंग दे दिया। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। आप देखो 3 पाई बॉन्ड, सब में 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। पहला पॉइंट टाई हो गया। दूसरा पॉइंट था जो न्यूट्रल होगा वो मोर स्टेबल होगा। ये दोनों न्यूट्रल आ रहे हैं इनकी तुलना में। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, लेकिन इनमें चार्जेस दिखा रखे हैं अपन ने। ये तय हो गया कि इन दोनों की स्टेबिलिटी बाकियों से ज़्यादा है, और इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है। सारे पॉइंट में टाई हो गए तो मैं बोलूँगा फर्स्ट और फोर्थ जो हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और बराबर है, बाकियों से ज़्यादा, आपस में बराबर है। अब आ जाओ इन पर। पहला पॉइंट इनमें टाई हो गया, दूसरा टाई हो गया। थर्ड पॉइंट था अपना कि ज़्यादा ईएन वाले पे तो नेगेटिव और कम ईएन वाले पे पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा। सभी में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है और सभी में कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। अब फोर्थ पॉइंट क्या था मेरा कि अपोजिट चार्जेस जितने क्लोज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अब आप देखो, इनमें अपोजिट चार्जेस पास हैं, इनमें दूर चले गए, इनमें अपोजिट पास आ गए। इसका मतलब सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर फिर बराबर स्टेबिलिटी वाले हैं। और अब तय हो गया कि थर्ड फॉर्मूला सबसे पीछे चला गया। तो मेरे ख्याल में इन पॉइंट से आप कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर डालेंगे।
एक पॉइंट और बचा है मेरा, और वो कब अप्लाई करना है, जब मुझे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर दिए हुए हों तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और यदि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर दिए हैं तो जिस स्ट्रक्चर में जितनी ज़्यादा बेंजीनॉइड फॉर्म मुझे दिख रही हैं, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सीखना इसको। जैसे मान लीजिए मुझे नेफ्थलीन मिल गया, ढंग से समझना। और एक अच्छा पॉइंट ये भी बनेगा, कोई मुझे ये भी पूछ सकता है कि नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, उसके नंबर को बताना है। स्टेबिलिटी पे डिसाइड करेंगे, पहले मैं स्ट्रक्चर बना के बात करता हूं। तो आप ये करें कि ऐसा नहीं कि सारे पाई बॉन्ड को एक साथ आप बदल रहे हैं, इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट आपने चेंज कर दिया, समझते जाना। जो पाई बॉन्ड यहां था इसको मैंने यहां भेज दिया। स्टेप वाइज काम करने से कभी गलतियां नहीं होती। ये अगला स्ट्रक्चर आ गया, मतलब इस रिंग में दो ही अरेंजमेंट हो सकते थे, या तो ये और या फिर ये। इस रिंग में एक अरेंजमेंट ये पड़ा है, दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है कि पाई बॉन्ड यहां आ जाए, ये वाला यहां आ जाए और ये वाला यहां आ जाए। तो मैंने इस राइट हैंड साइड वाली रिंग का भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन मैंने चेंज कर दिया। ये नेफ्थलीन के 3 स्ट्रक्चर बन गए। और मान लीजिए मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को एक नंबरिंग दे दूं ABC, और मुझसे कोई इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करवाए। तो अब जो मैंने पॉइंट बोला था उसको दोबारा बोल रहा हूं। बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स दिए हो, बेंजीनॉइड कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स दिए हो, तो जिस स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा बेंजीनॉइड फॉर्म होंगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब समझना, मैं इस रिंग को ढक देता हूं एक बार, तो आपको देखो ये बेंजी रिंग दिख रही है, और जब मैंने इसको ढक दिया तो ये भी बेंजी रिंग नजर आ रही है। मतलब इस फॉर्मूले में दोनों रिंग मुझे बेंजीनॉइड फॉर्म में मिल रही है। इसमें देखिए ये बेंजी रिंग नजर आ रहा है, लेकिन इसको ढक देता हूं तो ये मुझे बेंजी रिंग दिख ही नहीं रही। ऐसे ही इसमें ये बेंजी रिंग नजर आ रही है, इधर वाली रिंग बेंजी रिंग नजर नहीं आ रही। इसका मतलब इन तीनों फॉर्मूलों में इसमें एक ही समय में 2 बेंजीनॉइड रिंग हैं, इसलिए एक ही स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और उन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, लेकिन ए से पीछे आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और बोल दूं कि जब भी बेंजीन रिंग आपस में पैरेलली फ्यूज्ड होती हैं, जैसे मैंने एक नया फॉर्मूला और लिख दिया एंथ्रासीन, ये लो एंथ्रासीन फॉर्मूला है, नाम है इसका, ये नेफ्थलीन था। मैंने इसमें बोला कि मुझे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे या कितने स्ट्रक्चर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिलेंगे, तो मैंने बनाकर देखा, मेरा आंसर 3 आया। अब मान लो कोई मुझे पूछ ले कि एंथ्रासीन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मैं बिना बनाए हुए बता सकता हूं। जब भी बेंजीन रिंग पैरेलली फ्यूज्ड हो तो जितनी रिंग होती है उसमें +1 कर दिया करो। 3 रिंग है, स्वाभाविक है इसके स्ट्रक्चर 4 बनेंगे। 2 रिंग थी, स्ट्रक्चर 3 बने। तो ध्यान रहे ये पॉइंट कब, हमेशा नहीं, तभी लगाना है जब बेंजीन रिंग पैरेलली फ्यूज्ड हो, अदरवाइज मत लगाना। जितनी रिंग उसमें +1 करना है। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आप बनाकर देखना और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके देखना। मेरे ख्याल में ये मेरे 5 पॉइंट कभी भी आपके आंसर को गलत नहीं होने देंगे। यदि क्वेश्चन आ गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है, तो फिर कहूँगा बच्चों, मेरे ख्याल में ये जानकारी आपको बहुत बूस्टअप करेगी। और फिर तैयार रहें एक नए वीडियो के लिए। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।